बजट में प्रावधान करना और पिछले बजट के बराबर का बजट बनाना एक कठिन काम है। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न विभागों से लगभग लगभग चर्चा प्रारंभ कर दिए हैं। नए बजट में हमारा जो प्लान साइज है वो क्या होगा, बजट का साइज क्या होगा, ये तो आखिरी बजट बनने के बाद तय होगा। लेकिन जो केंद्र से प्रतिपूर्ति हमको लगातार मिलनी चाहिए और प्रदेश में जो राजस्व की प्राप्तियां होनी चाहिए वो असर पड़ा है। पिछले बजट में लगभग कुछ कटौती करके नए कामों को हमने साल भर प्रदेश के विकास के कार्य संपादित किए हैं। लेकिन इस बार आपको देखने को मिलेगा कोविड के चलते जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम है, सारे स्कूल कॉलेजेस बंद थे, उसको नए सिरे से शुरू करने का काम है। कोविड से निपटने के लिए वैक्सीनेशन की तैयारियों का काम है। और जो अन्य क्षेत्र हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, उसमें किस प्रकार से हम डेवलपमेंट के प्लान करेंगे ये दिखेगा आपको। कुछ कटौती संभावित है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की कोशिश है कि पिछले बजट का जो प्लान साइज था वो लगभग उसी साइज का रहना चाहिए, ताकि हम छत्तीसगढ़ के विकास को ज़्यादा प्रभावित नहीं होने दें। देखिए, बजट तो अब ये सिर्फ दिखावा हो गया है। पिछले 2 सालों से बजट में कोई नया काम नहीं हो रहा है। जो बजट में व्यवस्थाएं की गई है उसमें कटौती की गई है, और मुझे नहीं लगता है कि आने वाला बजट भी छत्तीसगढ़ में विकास की दृष्टि से कोई उपयोगी होगा। ऐसा नहीं लगता है। ये खाली बैठ के तो एक दिखावा है और एक प्रक्रिया पूरी करने का काम इसके माध्यम से हो रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। बजट पा होमवर्क। जी हां, बजट को लेकर मुख्यमंत्री तमाम विभागों के साथ बैठकें कर रहे हैं, उनसे समझ रहे हैं कि क्या उनकी डिमांड्स हैं। दरअसल कोरोना के बाद काफ़ी कुछ बदल गया और कोरोना के बाद ये पहला बजट होगा। पिछले साल काफ़ी कुछ नुकसान सभी को हुआ है, सरकारों को भी हुआ है, राजस्व में कमी आई है। तो इस साल का बजट किस तरीके से होना चाहिए, क्या विभागों को देना चाहिए और क्या कटौती होनी चाहिए, कौन सी योजनाओं को प्रायोरिटी पर रखना चाहिए, क्या नई योजनाएं चालू होंगी या पुरानी कई बड़ी योजनाओं को, महत्वाकांक्षी योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। बहुत सारे सवाल हैं, इसी पर मंथन इस वक्त चल रहा है, होमवर्क चल रहा है। मुख्यमंत्री लगातार मंत्रियों से, विभागों से चर्चाएं कर रहे हैं। तो क्या होगा इस बार का बजट, कैसा होगा बजट, क्या होना चाहिए, किस तरीके की प्रायोरिटी के साथ सरकार आगे बढ़ रही है, चर्चा आज इसी पर होगी। खास मेहमान हमारे साथ हैं, रमेश वर्ल्यानी जी हैं कांग्रेस से, बहुत स्वागत आपका। रजनीश सिंह जी है भाजपा से, बहुत स्वागत आपका। धर्मेंद्र जी है हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर। वर्ल्यानी जी, आपने सुना, चौबे जी को भी सुना और बृजमोहन अग्रवाल जी को भी सुना। कोरोना के बाद निश्चित रूप से सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश और दुनिया सभी जगह काफ़ी कुछ नुकसान हुआ है। मंथन चल रहा है, होमवर्क चल रहा है इस पर बजट को लेकर। क्या प्रायोरिटी होंगी, क्या उम्मीदें हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए अभिषेक जी, बजट की साइज में तो कोई कमी नहीं होने वाली है, लेकिन बजट में जो एडिशनल होना था वो कोरोना के चलते जो राजस्व में कमी आई है और केंद्र सरकार से जो केंद्रीय योजनाओं का पैसा मिलता है उसमें कटौती हुई है। इस कारण इसमें विस्तारित नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो भी संसाधन हमारे पास हैं उन संसाधनों का पहला उपयोग हम कर रहे हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्योंकि कोरोना के बाद स्वास्थ्य के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में ऐसी कोई चुनौती आए तो उसको तत्काल सक्षम तरीके से निपटा जा सके। और एक वैक्सीन वाला भी अभी आया है कि वैक्सीनेशन होगा, उस पर भी खर्च होगा। केंद्र सरकार आज तक स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि इसका खर्च केंद्र उठाएगी कि राज्य उठाएगा, लेकिन राज्य सरकार का यह पहला दायित्व है कि अपने राज्य के नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करे। इसलिए वैक्सीनेशन में पूरी व्यवस्था की जाएगी, उसमें आर्थिक कारणों से किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ करना जरूरी हो गया है, क्योंकि स्कूल कॉलेज कोरोना काल में बंद रहे। अब जो नई चुनौती आई हैं तो पढ़ाई का माध्यम कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, परीक्षाएं कैसे आयोजित किया जाए, इसमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बदलाव किया जाए, इस पर भी चिंतन होगा। और सबसे बड़ी चीज है कि आज रोजगार की जो संभावनाएं हैं वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण और कुटीर उद्योगों के माध्यम से पैदा की है। तो ग्रामीण अंचल में जो लघु इकाइयां हैं, कुटीर उद्योग हैं,
वन आधारित उद्योग हैं उनको प्रोत्साहन देने का प्रयास होगा। साथ साथ कोर इंडस्ट्रीज को भी पूरी मदद करने की उन्होंने नीति बनाई है। बहुत सारी योजनाएं हैं और उस पर अभी होमवर्क चल भी रहा है। विपक्ष भी हमारे साथ मौजूद है, रजनीश सिंह जी हैं। रजनीश जी, किस तरीके से कोरोना के बाद होमवर्क मुख्यमंत्री कर रहे हैं तमाम विभागों के साथ, विपक्ष क्या सोचता है, किस तरीके से बजट होना चाहिए? एक दिक्कत सरकार ये भी बता रही है कि जो केंद्र से उसे मिल जाने थे कुछ प्रतिपूर्तियां, वो नहीं मिल पा रही हैं, राजस्व में बहुत कमी आ गई पिछली बार। देखिए अभिषेक जी, मैं वर्तमान बजट की जो अभी एक प्रक्रिया चल रही है उसके पहले थोड़ा सा, और छत्तीसगढ़ गठन के पहले थोड़ा कम समय में बताने का प्रयास करता हूं कि छत्तीसगढ़ बना लगभग 5,000 करोड़ का बजट से प्रारंभ हुआ और वो 3 तक आते आते 3 साल में लगभग 8,000 करोड़ की ऋण छत्तीसगढ़ के ऊपर थी। 5,000 करोड़ का बजट, 8,000 करोड़ की उधारी। 3 में भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद 18 तक लगभग 15 वर्षों में हम ये बजट का जो साइज है उसको 90,000 तक लेके गए और ये ऋण की जो सीमा थी 41,000 करोड़ तक पहुंची इन 18 वर्षों में, 8,000 प्लस 31,000 लगभग 33,000 करके। लेकिन ये सरकार 2 साल आने के बाद, 2 साल पूर्ण होने के बाद 1 महीना लगभग अतिरिक्त हो रहा है, ये 30,000 करोड़ का कर्ज अभी तक ले चुकी है। यदि इसको हम वर्ष में देखें तो 15,000 करोड़ होता है प्रति वर्ष, महीना में देखें तो 42 करोड़ महीना होता है। यदि इसको प्रतिदिन के हिसाब से देखें तो 1.25 करोड़ का होता है और मिनट के हिसाब से देखें तो 2,92,000 इस हिसाब से कर्ज ले रही। पिछला जो इनका वित्तीय अनुमान था कि हमारा जो बजट घाटा रहेगा 10,500 करोड़ का रहेगा, वो 21,000 करोड़ गया। जो इनका व्यय अनुमान था 90,000 करोड़ का होगा, वो 97,000 करोड़ हुआ। जो इनको राजस्व प्राप्ति की अनुमान था 79,000 करोड़ का, लगभग 74,000 करोड़ मिला। तो इनका जो वित्तीय कुप्रबंधन है ये सिर्फ कोरोना के कारण नहीं है प्रभावित, ये वित्तीय प्रबंधन और ये आंकड़े जो मैं दे रहा हूँ ये ऐसी नहीं दे रहा हूँ, ये जो इन्होंने विभिन्न अवसरों पर जो कहा है, बताया है और जो इन्होंने रिपोर्ट पेश की है उसी के आधार पे कह रहा हूँ। तो ये बजट भी, अब तो कोरोना है, कोरोना का रोना ही है। तो अभी वरल्यानी जी बड़े वरिष्ठ हैं, शुरुआत कहाँ से की है? वैक्सीनेशन से। वैक्सीनेशन में भी खर्च आएगी। केंद्र सरकार मुफ्त में अभी फिलहाल इनको उपलब्ध कराई है। अब उसमें बजट में काम जब चल रहा है, 1 लाख करोड़ का इनका पिछला बजट था, 1,05,000 करोड़ का, 2 बार अनुपूरक बजट ला करके लगभग 1,10,000 करोड़ का इनका कुल बजट था, दोनों अनुपूरक मिला के। और उसमें जो इनका पूंजीगत व्यय था जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य चीजें होना है वो लगभग 11,000 करोड़ का था, उसमें भी 30% ही खर्च हो पाया है। यदि हम एक एक बार देखें पिछला अनुपूरक बजट में तो 133 करोड़ का है। तो इसलिए ये बजट निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए पूरा जैसे 2 साल गया है, किसी प्रकार के नए इंफ्रास्ट्रक्चर, नए योजनाओं के लिए बिल्कुल ही गुंजाइश नहीं दिखता है। और जो भी करेंगे हो सकता है कागज में रहे, 100 रुपया का बजट पिछले 100 करोड़ का काम करें। बिल्कुल। वरल्यानी जी, एक छोटी टिप्पणी धनवीर जी की लेता हूँ, फिर मैं आप ही के पास आता हूँ। धनवीर जी, बजट को लेकर होमवर्क चल रहा है और अभी कुछ आंकड़े यहाँ पर रजनीश जी ने पेश किए, लेकिन पिछले साल कोरोना में भी निकल गया। क्या उम्मीदें आपको लगता है, किस विजन के साथ सरकार आगे बढ़ेगी? अभिषेक जी, मैं धनवीर जी से एक छोटी टिप्पणी लेता हूँ, वरल्यानी जी फिर आपके पास आता हूँ। जब पिछले सत्र में बजट प्रबंधन एवं उत्तरदायित्व अधिनियम में संशोधित किया गया था, संशोधन जब लाया गया था तभी ये स्पष्ट हो गया था कि राज्य सरकार के संसाधन कम हो रहे हैं, अधिक कर्ज की आवश्यकता होगी और संभवतः बजट का प्लान साइज भी छोटा होगा। ये उसी दिन समझ में आ गया था कि राज्य सरकार के सामने इस तरह की वित्तीय परिस्थितियाँ निर्मित हो रही है, लिहाजा राज्य के संचालन के लिए जो कर्ज की सीमा है उसको बढ़ा करके 1.5 गुना किया गया। तो इससे ये स्पष्ट हो गया था कि राज्य के संसाधन लगातार घटे हैं, जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही है और इसका असर आने वाले वित्तीय वर्ष पर भी पड़ेगा। तो अभी जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार विभागों के साथ बजट की प्लानिंग कर रहे हैं, किन किन योजनाओं को शामिल किया जाना जरूरी है, किन योजनाओं में मद का विस्तार किया जाना जरूरी है और कहाँ कटौती की जा सकती है, मित व्ययता के जितने उपाय हो सकते हैं वो सारे किए जाए,
तो इसी दौरान ही ये स्पष्ट हो गया कि राज्य सरकार बजट में थोड़ी सी कटौती कर रही है और जो बजट आने वाला है उसका प्लान साइज और नॉन प्लान साइज दोनों मतलब जो मौजूदा वित्त वर्ष से छोटा होगा। हालांकि सप्लीमेंट्री बजट 1 और 2 जब आएगा तब संभवतः राज्य की स्थिति बेहतर होगी तो उसको फिर से वापस उस पर जोड़ करके बढ़ाया जा सकेगा। लेकिन ये समझना जरूरी है कि जो राज्य के स्थायी खर्चे हैं वो खर्चे तो रहेंगे ही, और यदि ऐसे अवसर पर यदि आय में कमी होगी, राजस्व में कमी होगी, तो पूरे प्रदेश को बेहतर तरीके से चलाने के लिए बजट को मैनेज करना पड़ेगा और इसका असर सीधे सीधे जो डेवलपमेंट के काम है उस पर ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि जो जन कल्याणकारी योजनाएं राज्य सरकार ने चला रखी है उन योजनाओं को आगे चलाए रखना जरूरी है, मजबूरी भी है। उन योजनाओं से राशि की कटौती नहीं की जा सकेगी, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर है, जो डेवलपमेंट का सेक्टर है, वहाँ कमी आने वाले दिनों में दिखाई देगी। और ये इसी को लेकर के पूरी की पूरी जो कवायद चल रही है उसमें इसको बेहतर तरीके से मैनेज करने का प्रयास किया जा रहा है कि जो राजस्व में कमी आ रही है उसका असर बजट पर बहुत ज्यादा दिखाई न दे। बरजानी जी, आप आर्थिक मामलों के जानकार भी हैं, बार बार कर्ज की बात कही जाती है कि कर्ज बहुत तेजी से बढ़ रहा है, राजस्व भी घट रहा है पिछली बार काफी। किस तरह, क्या ये दोनों चीजें भी प्रायोरिटी पे इस बार रहने वाली हैं? और साथ साथ जैसा धनवेंद्र जी बोल रहे हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो चलानी ही पड़ेंगी, उनको चलाना ही है। अभिषेक जी, अभी मैं रजनीश सिंह जी को सुन रहा था, वो बजट के आकार को लेकर आंकड़े बता रहे थे। दरअसल हुआ ये है कि अजीत जब नया राज्य बना था, जब 5,000 करोड़ का बजट था या 8,000 करोड़ का बजट था, तो उसमें केंद्रीय योजनाओं का पैसा पहले अलग से मिलता था। बाद में जब व्यवस्था ये हुई कि अलग अलग केंद्रीय परियोजनाओं का पैसा न देकर सरकार ने 42% केंद्रीय योजनाओं के मद में हमको इकट्ठा दे दिया, उसको हमने बजट में शामिल कर लिया, इसलिए बजट का आकार बड़ा हो गया। तो ये कहना कि रमन सिंह जी ने आके बजट का आकार बड़ा कर दिया, ऐसा नहीं है। केंद्रीय योजनाओं के पैसे का मर्जर जो हुआ है वो बजट में हो गया, इसलिए इसका आकार बड़ा हुआ है। और जहां तक ये वित्तीय कुप्रबंधन की बात करते हैं, बोला मुझे आश्चर्य होता है कि जब हम आर्थिक मामलों में बात करते हैं तो राजनीति से परे हट के बात करना चाहिए। यदि वित्तीय कुप्रबंधन की बात करते हैं तो क्या मोदी सरकार ने वित्तीय कुप्रबंधन किया? अरे कोरोना काल में इनकम टैक्स में 60% गिरावट आई है। आपका जीएसटी में 1,50,000 करोड़ का आपने उम्मीद की थी, सामान्य दिनों में भी कभी 1 लाख करोड़ से ऊपर नहीं बढ़ पाया, और अभी जो बढ़ा भी है तो साल भर का जो एनुअल रिटर्न गया उसके कारण बढ़ा है। केंद्र सरकार तो अपने घाटे को पूरा नहीं कर पा रही है, उसने 30% कटौती कर दी है। और जो कुछ थोड़ा टैक्स का मामला है, राज्य के हाथ में टैक्स का कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन केंद्र ने पेट्रोल डीजल पर इतना टैक्स लगा दिया है कि आज हम 80-90 रुपए पेट्रोल खरीदने के लिए मजबूर हो गए हैं। लेकिन राज्य के राजस्व में कमी इसलिए आई है कि जीएसटी का पैसा केंद्र सरकार नहीं दे पा रही है, क्योंकि केंद्र सरकार खुद वित्तीय संकट से जूझ रही है। और केंद्र सरकार ने कहा है कि हम आपको जीएसटी का कंपनसेशन नहीं दे रहे हैं, इसलिए आप कर्ज ले लीजिए। ये बार बार जो कर्ज लेने की बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश में जो इनके भारतीय जनता पार्टी सरकार है उसने यहां से ज्यादा कर्ज उठाया है। तो वित्तीय स्थिति में कर्ज का राजस्व से क्या संबंध होता है, इसको समझने की जरूरत है। जब केंद्र सरकार पैसा देने की स्थिति में नहीं है, केंद्र सरकार स्वयं रिजर्व बैंक से कर्जा उठा रही है, तो राज्य को भी मजबूरी है कि यदि राजस्व नहीं मिलेगा तो योजनाओं को चलाने के लिए कर्ज उठाना पड़ेगा। और हमें पूरा विश्वास है, राजस्व नहीं मिल रहा, केंद्र से जो जीएसटी का पैसा नहीं मिल रहा, मजबूरी है राज्य सरकार की कर्ज उठाना, क्योंकि योजनाओं को तो चलाना है। देखिए अभिषेक जी, ये सवाल यदि इस 9-10 महीने का होता तो ये विषय बिल्कुल एक प्रासंगिक था। ये सरकार की ये 2 साल का विषय मैं बता रहा हूँ। ये सिर्फ अभी मार्च में, कोरोना तो मार्च में आया ना, जब तक इनका बजट पास हो चुका था उसमें राशि सब प्रावधानित किया जा चुका था। उसके बाद जो बजट इसके कमी आई जो राजस्व की, कितने हजार करोड़ की है, बहुत ज़्यादा नहीं है। यदि आप देखेंगे अभिषेक जी, और जो केंद्रीय जो इनको प्रतिपूर्ति की जो बात कर रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है कि इनको उसके कारण पूरा समस्या हो गया, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम रुक गया, सारे जनहित के काम रुक गए, जो हितग्राही मूलक योजनाएं हैं, जो ऐसी योजनाएं बंद हो गई। सवाल ये सिर्फ 8 महीने का नहीं है, 8 महीने का हम परेशानी है ये बिल्कुल सब समझ रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन हम उसके पहले की भी बात कर रहे हैं।
और आने वाले समय की भी बात कर रहे हैं कि यदि आपने इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं की है तो ये सिर्फ कोरोना के नाम पर कब तक बचते रहेंगे? ये साल तो गया, अब क्या ये साल भी वैसे ही जाने वाला है? इस साल की तो बात हो गई, तो इस साल के बाद क्या होने वाला है? तो हमको इस विषय पर हम बात कर रहे हैं कि ये जो 2 साल में हुआ, ये इसकी बात है। ये सिर्फ 6 महीने में जो कोरोना कारण अपना ये राजस्व कम मिला कि केंद्र सरकार की कुछ प्रतिपूर्ति मिलना था वो नहीं मिला। तो आपके हिसाब से निश्चित रूप से लेकिन मेरा रजनीश जी ये कहना है कि 2 साल में आपको विकास नहीं दिखाई दिया किसानों का? 2 साल में किसानों की और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती करी, वो नहीं दिखाई दिया। नहीं आप विकास का मतलब ये चाहते हैं कि नई राजधानी में जो अरबों रुपए फूंक दिए, आपको रहने वाला नहीं है, उसको विकास बोलते हैं, तो मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन जो बेसिक चीजें हैं, नहीं आज जरूरत थी कोरोना काल में आम आदमी के जीवन को बचाने के लिए, आप जो करेंगे बजट तो ड्राइवर्ड होगा है हेल्थ के सेक्शन में। इन 2 सालों में 423 किसानों ने आत्महत्या की है। आपका लिखित में जवाब है कि खेतीहर, मजदूर और किसानों ने आत्महत्या नहीं की है। ये आपका किसानों के प्रति जो उनका आप गलत आंकड़ा दे रहे हैं। जो आत्महत्या कारण आप लोग का लिखित जवाब है, क्षेत्र के कारण नहीं हुआ है, आपको उनके पार्टियों के दूसरे कारण होंगे। हाँ, आप लोग का कारण कृषि का नहीं है। आप लोग जी अरे वो जो आंकड़े आते हैं उसमें किसानों को बुनाए हैं ना, मजदूरों को भी लिया जाता है। 19 से लेकर जनवरी 19 से लेकर दिसंबर 20 तक 423 विषय से भटक रहे हैं। होमवर्क कर रही है सरकार। रजनीश जी, सरकार होमवर्क कर रही है। क्या होमवर्क में होना चाहिए? आपको क्या लगता है, क्या बजट में रखना चाहिए, क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए? देखिए अभिषेक जी, हम लोग तो बिल्कुल आपके माध्यम से चाहेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के काम जो पिछले 2 साल से नए योजना नहीं ला सकते हैं मत लाएं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे काम, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के हों, चाहे शहर के हों, चाहे पीडब्ल्यूडी के हो, एजुकेशन को हो, हमारे जो वर्क्स डिपार्टमेंट हैं, ये सारे के सारे काम रुके हुए हैं। इनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रावधान किया जाए, क्योंकि अब ये इनका 2 साल के बाद का बजट है। अब इसके बाद इनका बजट जो रहेगा वो काम नहीं दिखेगा, उसके बाद चुनावी वर्ष आ जाएगा। इन्होंने जो बड़ी बड़ी वादाएं की हैं अधिकारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ, उनका वेतन वृद्धि नहीं हुआ है, उनको डीए जो 12% मिलना था वो नहीं मिला है। आंगनबाड़ी जो हमारे कार्यकर्ताओं हैं, हमारे जो वेतन वृद्धि भी हो गया, डीए भी बढ़ गया भाई, संविदा कर्मचारी हैं, आपको जानकारी उनको नियमित करने की बात थी। तो अरे वो जनवरी से देंगे करके घोषणा हुआ है, वरल्यानी जी, घोषणा हुआ है, वो भी डीए बढ़े देंगे, जनवरी से करके हुआ है। उनको साल में 2 बार दिया जाना चाहिए। ऐसा है जो भूपेश बघेल कहते हैं वो करते हैं। अन्य शिक्षा मितालीन है, भूपेश बघेल जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, यही तो विशेषता है मुख्यमंत्री में जी। आप निश्चित रहिए, तो ये जो सब धरने में बैठे जो हम लोग कहते हैं वो करके दिखाते हैं। वरल्यानी जी, ये जो हमारे विद्या मितानीन है, पटवारी हैं, सचिव हैं, रोजगार सहायक हैं, ये सब यदि हर को अपनी बात कहने का अधिकार है भाई, तो क्यों बैठे हैं सब इतना खुश? ऐसा थोड़ी है कि ये बॉर्डर के किसान थोड़ी है, क्योंकि कुछ सुनवाई नहीं हो रही। सरकार का कहना है, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बजट में पैसे देने की बात कही है, आपने सरकार का कहना है कि आप लोगों के जो इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल था वो बिल्कुल वो ये मौजूदा सरकार नहीं अपनाना चाहती, व्यक्तिपरक विकास चाहती है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल दूसरा है। अच्छा, मैं 5 सेकंड में बात समाप्त करता हूं अभिषेक जी। इनके व्यक्तिपरक योजनाओं के जो है स्मार्ट कार्ड बंद, जो श्रमिक विभाग का 100 योजना था, चाहे अपने जो कुशल श्रमिक हैं उनको हम औजार देते थे, उनकी बेटियों को शादी के लिए जो राशि दी जाती थी बंद, तीर्थ यात्रा बंद, साइकिल देना बंद। तो किस प्रकार की हितग्राही मूलक की बात कर रहे हैं? पेंशन नया नाम नहीं, कोरोना काल में तीर्थ यात्रा में भेजेंगे आप लोगों को, स्वास्थ्य चिंता नहीं आपको बंद, तो नहीं लोगों के साथ बोगस राशन कार्ड बंद हुआ है भाई, असली राशन कार्ड बने हुए हैं। व्यक्तिपरक किस स्मार्ट कार्ड में इलाज की पूरी व्यवस्था है। अच्छा, बाकी अब स्मार्ट कार्ड के माध्यम से केवल निजी अस्पताल जो मांग कर रहे हैं सब बोगस लोग हैं। सरकारी अस्पताल पूरा इलाज मिल रहा है निःशुल्क, वरल्यानी जी 20 लाख तक मिल रहा है इलाज। हैं टीवी में बात बोल रहे हैं, ऑनलाइन कम से कम आप लाइव बोल रहे हैं कि जो राशन कार्ड नए गांव के गरीब लोग मांग रहे हैं सब बोगस हैं। वो आप ये कह रहे हैं कि जो नए राशन कार्ड की मांग कर रहा है वो सब बोगस लोग हैं, नहीं, छत्तीसगढ़ के नहीं है। जितने परिवारों को राशन कार्ड दिया गया है सब बने हुए हैं,
आपके रंजानी बोगस जी, तो राशन आपको कार्ड जमीनी कैंसिल हुए हैं। हकीकत समझनी पड़ेगी। 65 लाख परिवार है, 72 लाख जमीनी परिवारों को हकीकत राशन समझनी कार्ड पड़ेगी। दिया आपने। आइएगा कल, और वो राशन आपके की रायपुर लूटनाट में घोटाले जाऊंगा के मैं, रूप में आपके सामने गांव आई। में, आपके 36,000 सामने करोड़ जो रुपए राशन की। कार्ड को आप बोल रहे हैं कि बिल्कुल अरे नान आइए। घोटाले में कहा जा रहा है, किसी उसको तो गरीब का जो राशन आप कार्ड नहीं बना, ऐसी इसमें कोई शिकायतें 2 नहीं साल है। से हल्ला भर कर रहे हैं, ऐसी लेकिन कोई बात ही आप नहीं ये रंजन बोल जी। रहे हैं, आप बहस ये कर बोल रहे रहे हैं हैं कि जो बजट पर, राशन कार्ड आप के अभी किनारे मांग कर होकर रहे हैं के सब मुद्दाओं बोगस पर। लोग हैं। कोई गरीब छत्तीसगढ़ में नहीं है जिनको की राशन कार्ड की आवश्यकता है। आप ऐसा ये बोल नहीं रहे हैं। मैंने कहा। अभिषेक आप- जी, आप मेरी बात इनकी को यही गलत सोच अर्थ है, में- यही आप बात मेरी बोलेंगे। बात को एक गलत तरफ अर्थ बोलते हैं कि देकर व्यक्ति भ्रमित मत परखते करिए। हैं। अरे मैंने कहा नहीं, गलत जो नहीं, राशन आपने कार्ड कहा है, मिलेगा, आपने अभी उसको ये कहा दिया गया है है कि जो बोगस ऐसी कार्ड कोई बनना बंद शिकायतें हुआ नहीं है। है। जितने 65 लाख परिवार हैं, 65 लाख नहीं, अभी परिवार है को कि राशन नहीं? कार्ड मैं है। आपसे पूछ रहा आप हूँ लोगों ने 72 कि लाख लोगों करोड़ को 72 लाख पेंशन की लोगों के आवश्यकता राशन है कार्ड कि बनाए नहीं, थे। राशन जो कार्ड की बोगस पाए आवश्यकता गए। है कि नहीं, आवास की 36,000 आवश्यकता है करोड़ कि का नहीं। घोटाला किया आप लोगों ने। छत्तीसगढ़ में 3 और उसको योजनाओं रोकने के को लिए मैं हाईकोर्ट आपको में जिक्र याचिका किया लगाते उसमें हैं। हाँ जांच या मत नहीं। करिए हमारी। अभिषेक जी, मैं क्या इनसे बातें जानना करते हो चाहता आप? हूँ नहीं, कि इंफ्रास्ट्रक्चर की छत्तीसगढ़ बात में यहाँ क्या पर आई लोगों है को कि राशन कार्ड की इंफ्रास्ट्रक्चर पर आवश्यकता विपक्ष है की कि तरफ नहीं? से सुझाव है कि पेंशन जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर विधवा, पर खर्च किया जाए, गरीब, लेकिन पेंशन पिछली है, बार आवास की जो चुनाव था, चुनाव में एक बड़ा मुद्दा इंफ्रास्ट्रक्चर ही यहाँ पर बना था कि इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे बिल्डिंगें खड़ी कर दी गई। इसको लेकर जो मौजूदा सरकार ने बहुत सारे सवाल उठाए थे, उनका फॉर्मेट बिल्कुल अलग है। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल है जिस पर सरकार खर्च करना चाहेगी, बजट में प्रावधान करना चाहेगी? जी देखिए, राज्य सरकार का जो विकास का मॉडल है वो एकदम स्पष्ट है, पहले से कहा जा चुका है और मुख्यमंत्री बार बार इस बात को दोहराते हैं कि व्यक्तिपरक विकास हमारा विकास का मॉडल है। जहाँ तक अधोसंरचना विकास की बात है तो अधोसंरचना विकास बहुत जरूरी कंपोनेंट है और वो जो कंपोनेंट है उस पर जो राशि खर्च होनी चाहिए वो जरूर दिया जाना चाहिए। यदि अधोसंरचना विकास में हम राशि खर्च नहीं करेंगे तो शहरों में नालियां नहीं बनेंगी, सड़कें नहीं बनेंगी, ग्रामीण क्षेत्रों को जो कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी देना है वो नहीं हो पाएगा, नहरों का विकास नहीं हो पाएगा, खेतों तक पानी पहुंचाने का काम अधूरा रह जाएगा। तो अधोसंरचना विकास की जो जरूरी हिस्से हैं उन पर पूरी राशि खर्च की जानी चाहिए। और पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री जनवरी में, इसी महीने के पहले सप्ताह में जब जिलों के दौरे पर थे, तो लगातार उन्होंने पिछले बजट में जो राशि स्वीकृत हुई थी वो जिसका भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम नहीं हो सका था, कार्यक्रम कोरोना काल की वजह से चालू नहीं हो पाए थे, उन पर अब सरकार का फोकस आया है और सरकार, मुख्यमंत्री खुद जिलों में जाकर के उन कार्यों का भूमि पूजन शिलान्यास करके लौटे हैं। अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठकें भी की है और उन्होंने निर्देश भी दिया है कि इन कामों में तेजी आनी चाहिए और जो बजट की राशि है उसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा खर्च हो सके। अगले 2 महीनों में जनवरी आधा निकल गया, फरवरी और मार्च का पूरा महीना बचा हुआ, तो 2.5 महीने बचे हुए हैं। उनका पूरा फोकस इस बात पर था कि जो डेवलपमेंट के काम है और उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उसके लिए जो राशि मंजूर हुई थी बजट में वो पूरा का पूरा जल्दी से जल्द खर्च करने का प्रयास किया जाए। हालांकि इस साल जब बजट से पहले राज्य सरकार अपने वित्तीय स्थिति की जानकारी विधानसभा में देगी तो एकदम साफ तौर पर आपको देखने को मिलेगा कि बजट का एक बड़ा हिस्सा इस साल खर्च नहीं हो पाया है। 8 महीने कोरोना काल में कटा है और इसकी वजह से जो नुकसान आने वाले साल में होने वाला है वो अभी से इसको महसूस किया जा सकता है। लेकिन अभी जो कोशिश चल रही है वो यही कोशिश है कि जो पिछली बजट की राशि है वो उसका उपयोग किया जा सके, आने वाले समय में जो जरूरी विकास के काम है उसको शामिल किया जा सके। रजनीश जी तो बेहतर जानते हैं, तमाम विकास के जो काम है उसका प्रस्ताव विधायकगण अपने विभागीय मंत्रियों को देते हैं और ये आग्रह करते हैं कि वो उन कामों को शामिल किया जाए। तो इन्होंने लगभग तमाम विधायकों ने अपने अपने जो सुझाव होते हैं वो लगभग दे दिए हैं और उसी के बाद अब मंत्रियों के साथ बैठकों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बड़ी चुनौती है वाकई में। कोरोना के बाद जो होमवर्क हो रहा है वो दरअसल होमवर्क इसीलिए हो रहा है क्योंकि पिछले साल जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे की जाए, आने वाले साल में क्या प्रायोरिटीज होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बजट को लेकर होमवर्क चल रहा है, इस वक्त मुख्यमंत्री तमाम विभागों से बातचीत कर रहे हैं और सभी की निगाहें भी हैं कि इस बार सरकार की प्रायोरिटी में क्या योजनाएं होती हैं, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती है। कोरोना ने बहुत बड़ा नुकसान किया है, उससे उबरने की कोशिश के साथ साथ विकास को एक रफ्तार भी देने की बड़ी चुनौती सरकार के पास है। आज के मुद्दा में